नमस्कार। आज हम 1947 के उस दौर में चलते हैं जब केनेथ आर्नोल्ड की वो उड़न तश्तरी वाली बात ने काफी सनसनी फैला दी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम आर्नोल्ड पर नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक कम सुनी हुई पर अजीब सी घटना पर बात करेंगे, मौरी आइलैंड घटना। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मामले और वो जो कथित एलियन अवशेषों की कहानी थी उसकी तह तक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, ये वो समय था जब आर्नोल्ड के बाद आसमान में अजीब चीजें दिखने की खबरें गर्म थीं। हाँ। और हमारे स्रोत हमें ले जाते हैं हैरोल्ड डाल और फ्रेड क्रिसमिन की कहानी पर। इन दो लोगों ने जो बताया उसने काफी तूल पकड़ा था उस वक्त। अच्छा, तो कहानी शुरू कैसे हुई? डाल ने क्या देखा था? हाँ, तो हैरोल्ड डाल का दावा था, और ये बड़ा हैरत अंगेज दावा था, कि उसने प्यूजिट साउंड में मौरी आइलैंड के पास 6 डोनट जैसे यान देखे। 6 डोनट जैसे? हाँ, और कहा कि उनमें से एक शायद खराब था, उससे कुछ धातु जैसा मलबा गिरा। और मलबा गिरने से? दाहल ने ये भी कहा कि उस मलबे से उसका बेटा घायल हो गया और उसका पुत्ता मारा गया। ओहो, ये तो वाकई बहुत नाटकीय बात है। बेटा घायल, कुत्ता मर गया। बिल्कुल, और इसमें डाहल अकेला नहीं था, उसका बॉस फ्रेड क्रिसमिन वो भी कथित तौर पे वहीं था। अच्छा। और दोनों ने मिलके वो रहस्यमयी धातु के टुकड़े जमा किए, ऐसा उनका कहना था। अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। एक मैगजीन थी अमेजिंग स्टोरीज। हाँ, वो पल्प साइंस फिक्शन वाली। वही, उसके एडिटर थे रेमंड पामा। उनको इस कहानी की भनक लगी। अच्छा। और उन्होंने सोचे कि ये बड़ी खबर बन सकती है, तो उन्होंने केनेथ आर्नोल्ड को, जो उस समय फेमस हो ही चुके थे, हाँ, अपनी वाली घटना से। बिल्कुल, तो पामा ने आर्नोल्ड को जांच के लिए भेज दिया मौरी आइलैंड। तो आर्नोल्ड गए? हाँ, आर्नोल्ड एक और पायलट एमिल स्मिथ उनके साथ टकोमा पहुंचे। वहां वो क्रिसमिन से मिले और क्रिसमिन के वो टुकड़े दिखाए। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी फीकी पड़ती है। मतलब आर्नोल्ड और स्मिथ को वो धातु देखकर कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये कोई एलियन चीज है। अच्छा, उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये शायद किसी आम एयरक्राफ्ट का मलबा है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसा कुछ, कुछ खास नहीं। फिर भी उन्होंने आगे जांच की? हाँ, शक होने के बावजूद आर्नोल्ड ने इसे सीरियसली लिया। उन्होंने एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया और 2 इन्वेस्टिगेटर्स, लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्राउन और कैप्टन विलियम डेविडसन, वहां पहुंचे। एयरफोर्स की ऑफिशियल जांच शुरू हुई? हाँ, ये शुरुआती दौर की जांच थी। उन्होंने डाहल और क्रिसमिन से पूछताछ की और वो जो मलबा था उसके सैंपल भी लिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद एक बहुत ही दुखद घटना हुई। क्या? लेफ्टिनेंट ब्राउन और कैप्टन डेविडसन जब अपने B-25 बॉम्बर प्लेन से लौट रहे थे, वो प्लेन क्रैश हो गया। ओह, और दोनों की मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसका उस कहानी से क्या लेना देना? लेना देना ऐसे बना कि जैसे ही ये खबर फैली, एक लोकल रिपोर्टर को किसी अनजान आदमी ने फोन किया और उसने दावा किया कि प्लेन को जानबूझकर गिराया गया है। क्योंकि उसमें उड़न तश्तरी के असली टुकड़े थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब साजिश की थ्योरी? बिल्कुल। इसने तो मामले को एकदम सनसनीखेज बना दिया। तो फिर इस सब पर FBI का क्या कहना था? उन्होंने भी तो जांच की होगी। हाँ, FBI ने पूरी जांच की और देखिए, FBI की फाइंडिंग्स वो कहानी पर बहुत गंभीर सवाल उठाती हैं। जैसे कि? पहली बात तो ये कि डाहल और क्रिसमिन किसी हार्बर पेट्रोल या रेस्क्यू कंपनी में काम ही नहीं करते थे। अच्छा, तो वो क्या करते थे? वो पुरानी नावों से समंदर में बहती हुई लकड़ियां उठाते थे, जिसे बीच कोम्बिंग या सैल्वेज कहते हैं। अरे, मतलब उनका दावा ही झूठा था। लगता तो यही है। और सुनिए, जब FBI एजेंट ने डाहल की पत्नी से बात की तो पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि ये पूरी कहानी मन घड़ंत है। पत्नी ने खुद कहा? हाँ, और उस एजेंट ने अपनी रिपोर्ट में डाहल के लिए लिखा था कि वो शायद मानसिक रूप से अस्थिर है। बाप रे, कहानी तो यहीं ढेर हो गई। और क्रिसमन का क्या? उसने कोई सबूत दिया? नाव की फोटो, UFO की फोटो? कुछ नहीं, ना नाव की तस्वीर, ना UFO की। जो नाव उसने बाद में दिखाई भी, वो डाहल के बताए हुलिये से अलग थी और उस पर मलबे से कोई डैमेज का निशान भी नहीं था। FBI को तो ये भी शक था कि रिपोर्टर को फोन करने वाला वो गुमनाम आदमी शायद खुद क्रिसमन ही था। अच्छा, क्यों? ताकि कहानी और फैले और वो इसे पामर की मैगजीन को बेच सके।
पता चला कि क्रिसमन और पामर पहले से कांटेक्ट में थे। पहले से? हाँ, और क्रिसमन पहले भी अमेजिंग स्टोरीज के लिए अविश्वसनीय कहानियां लिख चुका था, जैसे बर्मा के किसी गुफा में अदृश्य जीवों से लड़ने की कहानी। अदृश्य जीवों से लड़ाई, अच्छा, मतलब पूरा मामला ही गढ़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। एडवर्ड जे रुपेल थे प्रोजेक्ट ब्लू बुक के हेड। हाँ, एयरफोर्स की यूएफओ इन्वेस्टिगेशन विंग। सही। रुपेल्ट ने इसे कहा था यूएफओ इतिहास का सबसे पहला, शायद दूसरा सबसे बढ़िया और सबसे गंदा धोखा। सबसे गंदा धोखा। हाँ, और रुपेल्ट ने ये भी बताया कि ब्राउन और डेविडसन को टकोमा छोड़ने से पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये कहानी झूठी है। तो मतलब वो बेचारे मारे गए लेकिन उन्हें पता था कि ये धोखा है। ऐसा रुपेल्ट का कहना था। तो आखिर ये सब था क्या? मतलब निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ तो अब साफ लग रहा है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि मौरी आइलैंड की घटना, जिसमें इतने नाटकीय दावे थे, एक दुखद हादसा भी जुड़ा था, वो असल में एक बड़ा धोखा थी, जिसे शायद क्रिसमन ने गढ़ा था। लगता तो यही है। शायद पब्लिसिटी के लिए, शायद पैसे के लिए, पामर की मैगजीन की मदद से। इससे एलियन तकनीक का या यूएफओ का कोई सबूत नहीं मिला, शून्य। लेकिन ये शुरुआती यूएफओ इतिहास का एक अहम किस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे उस शुरुआती दौर में ही झूठी कहानियों ने जांचकर्ताओं का वक्त बर्बाद किया और शायद लोगों में भ्रम भी फैलाया। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब एक घटना जिसमें एयरफोर्स के अफसर शामिल हुए, उनकी जान चली गई और वो निकली एक होक्स, एक धोखा। हाँ, ये हमें आज के दौर में भी जो इतनी सूचनाएं, इतने दावे मिलते हैं, खासकर ऑनलाइन, उनको लेकर क्या सोचने पर मजबूर करता है। कैसे परखें कि क्या सच है, क्या सनसनीखेज झूठ, खासकर जब वो बहुत तेजी से फैलते हैं। ये सवाल तो हमेशा मौजूद रहेगा।